अच्छा, हेलीकॉप्टर में जो लिफ्ट होता है, हेलीकॉप्टर भी उड़ता है तो उसमें जो लिफ्ट होता है उसका प्रिंसिपल डिफरेंट है, ठीक है ना। ये तो अपने मोशन के कारण लिफ्ट हो रहा है, ये हाई स्पीड पे मोशन कर रहा है, ठीक है, और जो विंग है उसको लिफ्ट देती है। बट हेलीकॉप्टर में क्या होता है, जो उसका फैन होता है रोटर, वो रोटर घूमता है, ठीक है, और जब भी रोटर घूमेगा वो हवा को फेंकेगा। नॉर्मल पंखा फैन क्या करता है, हवा को फेंकता है नीचे की तरफ, तो हवा को अगर नीचे फेंकेगा, नीचे फोर्स लगाएगा, तो हवा इस पे किधर फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ। बस वही प्रिंसिपल है वहां। तो रोटर हवा को नीचे फेंकता है तो हवा उसको ऊपर ढकेलती है, जिससे वो हेलीकॉप्टर को लिफ्ट मिलता है, ठीक है। एक और एप्लीकेशन देखते हैं। दैट इज मैग्नस इफेक्ट। अगर आप एक बॉल को स्पिन करो और स्पिन करके फेंक दो, बॉल को स्पिन करके हवा में फेंकोगे, तो वो जो स्पिनिंग बॉल है वो हवा में ही टर्न करती है, वो अपनी डायरेक्शन को बदलती है, डिविएट करती है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से स्पिन करके फेंका सामने की तरफ, ठीक है, तो वो अपनी डायरेक्शन बदलेगी। नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उससे वो डिफरेंट होगा, वो साइड में जा सकती है, इस तरफ जा सकती है, नीचे ऊपर, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसके कारण वो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, ठीक है। दैट इफेक्ट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। समझना, इस बॉल को हमने सामने की तरफ फेंका है, जिसका जो सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से, मान लो इस मोमेंट पर आगे की तरफ जा रहा है, और साथ में इस बॉल को स्पिन करते हुए फेंका है। ये बॉल स्पिन भी कर रही है, मान लो इस तरह से स्पिन कर रही है और आगे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो स्पिन भी कर रही है और आगे की तरफ जा रही है, ठीक। अब देखते हैं क्या होगा। जो सराउंडिंग एयर है वो एयर अभी रेस्ट पर है, उसका तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो सराउंडिंग एयर इज एट रेस्ट और इस बॉल का मोशन हो रहा है उस एयर में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, रेफरेंस फ्रेम अटैच कर देता हूं। रेफरेंस फ्रेम इज अटैच्ड टू सेंटर ऑफ बॉल। बॉल का सेंटर ऑफ मास है, जो उसका सेंटर है, उसमें एक रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दिया। हमारा ऑब्जर्वर सेंटर पर बैठा है, ठीक है, तो वो उसके रेस्पेक्ट में बॉल रेस्ट पर होगी, मतलब बॉल का सेंटर रेस्ट पर होगा। बॉल स्पिन करते हुए दिखेगी नहीं ऑब्जर्वर को। सोचो इस चीज को, बॉल आगे भी बढ़ रही है और घूम भी रही है, हमने जो ऑब्जर्वर है दैट इज उसको अटैच किया है सेंटर के साथ, तो उसको बॉल स्पिन करते हुए दिखेगी या नहीं, स्पिन करते हुए दिखेगी। सोचो इस चीज को, एक हेलीकॉप्टर मोशन कर रहा है, वो आगे की तरफ जा रहा है और उसका जो रोटर है वो घूम रहा है। अब आप हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के देखो, तो हेलीकॉप्टर जो है आसपास की सीट वगैरह वो अरेंजमेंट तो आपको रेस्ट पर दिखेगा, बट क्या रोटर रेस्ट पर दिखेगा, वो मोशन करता हुआ दिखेगा। बस वही बात है। तो जब आप सेंटर के साथ अटैच हो जाओगे तो सेंटर तो रेस्ट पर दिखेगा, तो उसका लीनियर मोशन नहीं दिखेगा, बट बॉल स्पिन करते हुए जरूर नजर आएगी, ठीक है। तो मैं उस फ्रेम के साथ देख रहा हूं क्या होगा। जो बॉल है उसका सेंटर तो रेस्ट पर है, लेकिन वो बॉल स्पिन कर रही है, ठीक। अब मैं सराउंडिंग एयर की बात करूं, तो रेफरेंस फ्रेम v स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, तो सराउंडिंग एयर जो है वो किस तरफ नजर आएगी, वहां रेफरेंस फ्रेम से, हाँ इस तरफ नजर आएगी, इस तरफ जा रही है, सेम स्पीड v। तो बॉल को रोक दिया आपने, अब ये सराउंडिंग एयर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये बॉल स्पिन नहीं करती तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री जो लाइंस है उनका सिमेट्रिक डिवीजन होता, कुछ लाइंस ऊपर जाती कुछ नीचे जाती। बट अभी ये बॉल स्पिन कर रही, तो स्पिन करने के कारण क्या इफेक्ट होगा समझना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर में या फ्लूइड में, लिक्विड में मोशन करता है, तो वो अपने साथ उस लिक्विड को ड्रैग करते हुए चलता है, एयर को ड्रैग करते हुए चलता है। उसको विस्कस फोर्स कहा जाता है। इमेजिन करो इस चीज को, कभी आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी
अगर हम बाइक चला रहे हैं और बहुत तेजी से चला रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कभी कभी कि जो एयर है वो हमको पीछे की तरफ खींच रही है, या कभी देखना कार बहुत तेजी से जा रही है, अपना हाथ बाहर की तरफ निकालो तो हाथ पीछे की तरफ चला जाता है, तो ऐसा लगता है कि हवा पीछे ढकेल रही है। तो एक्चुअल में जो एयर है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, विस्कस फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन। एयर हमको पीछे खींचती है, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हम एयर को किधर खींचेंगे? अपने साथ आगे की तरफ। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर में मोशन करता है वो अपने साथ एयर को ड्रैग करेगा आगे की तरफ जिधर वो चल रहा है। अब सोचना है इस चीज को, ये स्पिन कर रही है तो इस स्पिनिंग बॉल के आसपास जो एयर होगी, ठीक है, वो एयर इसके कांटेक्ट में आ रही है, तो बॉल जब स्पिन कर रही है तो वो अपने साथ एयर को भी घुमाएगी, उसको भी टर्न करेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? एयर को खींच रही है तो आसपास की एयर इस तरफ से मोशन करने लगेगी बिकॉज ऑफ दिस। अब सोचो, एक तो इस रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं तो एयर इस तरफ भी आ रही है, इस डायरेक्शन में एयर की वेलोसिटी है, और दूसरी वेलोसिटी किस कारण से? स्पिन के कारण। तो स्पिन के कारण इस तरफ। तो आप समझना, मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, एक ये और एक ये। तो ऊपर वाले पॉइंट पर देखो, एक वेलोसिटी वेक्टर इधर है और घूमने के कारण किस तरफ वेलोसिटी होगी? इस तरफ। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कम हो जाएगी ऊपर। और इस पॉइंट की बात करूं तो एयर ऑलरेडी इस तरफ आ रही है और ये पॉइंट इस तरह से टर्न कर रहा है, तो यहां की एयर को किधर फेंकेगा? इसी डायरेक्शन में फेंकेगा, तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर जुड़ जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो ड्रैग के कारण और रिलेटिव मोशन के कारण जो वेलोसिटी बन रही है उन दोनों का वेक्टर सम लेना है, तो हमें नजर आएगा कि ऊपर स्पीड कम हो जाएगी और नीचे स्पीड जो है बढ़ जाएगी। अब इनको ही अगर लाइंस ऑफ फ्लो के फॉर्म में हम दिखाएं तो इस तरह की लाइंस बनेंगी। आप समझ सकते हो जो लाइंस ऑफ फ्लो है उनका एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ऊपर वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम होने के कारण प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा है और नीचे की तरफ से जो प्रेशर है वो कम लग रहा है, फोर्स कम लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स बनाओगे, वो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? हाँ, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा। दैट इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट। अब क्या होगा देखो, अब सोचो अल्टीमेटली होगा क्या? बॉल को हमने ऐसे स्पिन करते हुए सामने की तरफ फेंका है, ऐसा सीधा फेंका है। अगर सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन होता तो मान लो उसका ऐसा पाथ होता, यहां से फेंका आपने, यहां गिरेगा ग्राउंड। लेकिन अगर स्पिन करते हुए फेंका है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो उसको जल्दी ही नीचे गिरा देगा। समझ रहे हो ना? तो क्रिकेट में कई बार इस चीज को यूज किया जाता है। उसको ऐसा करके फेंका है घूमते हुए, तो बैट्समैन को लगेगा कि वो आगे जाके गिरेगी, बट इस फोर्स के कारण वो पहले ही नीचे गिर जाएगी। इसका उल्टा फेंकते अगर हम ऐसे घुमा के फेंका जाए तो क्या होगा? फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। साइड से घुमाया जाए, ऐसे टर्न किया जाए तो क्या होगा? तो उस केस में इस तरफ वेलोसिटी कम होगी, इस तरफ वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इधर प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स इधर लगेगा। तो अगर आप इसको ऐसे टर्न करके भेजो, मैं सामने से दिखाता हूं, अगर आप बॉल को ऐसे टर्न करके भेजो इस तरह से, तो उस पर फोर्स इधर लगेगा। तो फेंका आपने सामने है तो वो ऐसे डिविएट करेगा, ऐसे इधर टर्न करके फेंका है तो वो इधर डिविएट करेगा। ठीक है, तो स्पिन करने के कारण जो बॉल है वो डिविएट करती, टर्न करती। ठीक है, फुटबॉल में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बैकहैम जो किक मारता है फुटबॉल को, तो वो साइड से किक मारता है जिससे फुटबॉल टर्न करती है। तो उसने किक मारते समय बॉल को इधर किक किया है, बट साइड से स्पिन कर दिया, उसको ऐसा घुमा दिया, तो बॉल इस तरह से घुमेगी और फाइनली टर्न करते हुए गोल में घुस जाएगी। ठीक है ना? तो
जो डिविएशन है बॉल का बिकॉज ऑफ स्पिन, दैट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्विंग। बॉल का जो स्विंग होता है, क्रिकेट की बॉल स्विंग करती है, तो वो जो स्विंग है दैट इज बिकॉज ऑफ रफनेस और स्मूथनेस ऑफ बॉल। बॉल का जो सरफेस है वो एक तरफ से स्मूथ है, ठीक है, दूसरी तरफ से रफ है, तो उसके कारण जो है उस पर एक रिजल्टेंट फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, तो अगेन वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स के थ्रू, इस प्रिंसिपल के थ्रू समझाया जा सकता है। बट ये मैग्नेस इफेक्ट डिफरेंट है, ठीक है ना, स्पिन के कारण इफेक्ट आ रहा है, और उसमें जो है सरफेस की जो रफनेस होगी उसके कारण वो इफेक्ट होता है। ठीक है, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया है। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा, ठीक है, उसके सारे प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। द नेक्स्ट चैप्टर इन द यूनिट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जीपीएम, इज इलास्टिसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक और चीज है, दैट इज विस्कोसिटी। ठीक है, बट वो इलास्टिसिटी के बाद में बताऊंगा आपको। इलास्टिसिटी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम देखेंगे कि किस तरह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स होते हैं, उनके कारण ये प्रॉपर्टी बनती है। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर में हमेशा इस तरह की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। ठीक है, देखो समझना इस चीज को, इलास्टिसिटी होता क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बताऊं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, कि एटम्स के बीच में किस तरह से फोर्स लगते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये बात कर चुका हूं मैं कि दो एटम के बीच में दोनों तरह के फोर्स लगते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर जब होंगे तब उन पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएंगे। जब पास लेके आओगे उनको तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, रिजल्टेंट फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, और जब दूर ले जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, वो एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, तो जो दो एटम के बीच का जो फोर्स है दैट इज लाइक फोर्स ड्यू टू डिफॉर्म्ड स्प्रिंग। वो स्प्रिंग की तरह होता है। अगर आप इस स्प्रिंग को खींच दोगे, ठीक है, स्प्रिंग को अगर खींच दोगे तो बताओ ये स्प्रिंग इन दोनों बॉल्स पे किस तरफ फोर्स लगाएगा, वो अंदर की तरफ उन्हें खींचेगा। ठीक है, और इसी के अपोजिट अगर आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हो, ठीक है, तो ये दोनों बॉल पर किधर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ। तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है वो कुछ स्प्रिंग की तरह होता है। एटम्स पास में आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स और दूर जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल सब्सटेंस बना होता है, ठीक है, जहां भी मैटर है वहां पर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वहां पर इस तरह के फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, और भी कुछ कॉम्प्लेक्स फोर्सेस हो सकते हैं, बट जो नॉर्मल फोर्स होता है एटम्स के बीच में वो इस तरह से ही एक्ट करता है। ठीक है, और इसके बेसिस पर अब हम इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को और उनसे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि एटम्स हमेशा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर रखना चाहेंगे। पास लाओगे तो रिपल्शन, दूर जाओगे तो अट्रैक्शन। ठीक है, अब समझना मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एटम्स होंगे और उनके बीच में फोर्सेस वगैरह लग रहे होंगे। मान लो अभी ये इक्विलिब्रियम पर है, कोई बाहर से फोर्स में ही नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, बाहर से एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट की शेप को या साइज को बदल दे।
ठीक है, किसी भी टाइप का हो सकता है, ये इस टाइप का फोर्स हो सकता है, या फिर मान लो एक रॉड है, उसको मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूं, ऐसा हो सकता है, या रॉड को हम प्रेस कर रहे हैं, दोनों तरफ से कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या इस टाइप का फोर्स हो सकता है, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर के सरफेस पर इधर फोर्स लगा है, नीचे की सरफेस पर इधर फोर्स लगा है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के डिफॉर्मिंग फोर्स हो सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप और साइज बदल जाएगा, बदल जाएगा या नहीं? इस केस में ये दब जाएगा, तो प्रेस हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, इस केस में इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसमें लेंथ कम हो जाएगी, इसमें ये ट्विस्ट हो जाएगा, इसका शेप ही बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, ठीक। क्या इस कारण से जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो एटम्स हैं उनकी रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, क्या वो बदल जाएगी? या तो वो एक दूसरे के पास आ सकते हैं या दूर जा सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में क्या होगा, जो एटम्स है वो पास आ जाएंगे, यहां दूर चले जाएंगे, यहां पास आ जाएंगे, यहां पर उनका जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, वो बदल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के कारण डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन के कारण जो एटम्स है वो एक दूसरे से उनकी जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी, ठीक, रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है, पहले वो इक्विलिब्रियम में थे और अगर ऐसा हुआ तो उनके बीच का जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो बदल जाएगा या नहीं? जैसे यहां पर जब वो पास में आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा, यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। तो जब आप उसको प्रेस करोगे तो एटम्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करेंगे, जिससे इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। वो इंटरनल फोर्स बाहर के डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा? अपोज करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो इस चीज को, इसको अच्छे से बनाते हैं। मान लो इसको किसी वॉल से कनेक्ट कर दिया हमने, फिक्स है एक तरफ से, अभी इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। ये 3 एटम है इसके अंदर, फॉर द सिंप्लिसिटी मैं 3 ही एटम ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक तरफ से खींचता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको बाहर से फोर्स लगा के खींचूंगा तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ने से जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी पहले से या कम हो जाएगी? आप देख रहे हो जो स्पेसिंग है उनके बीच की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैंने बाहर से ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, इसको खींचा। अब इस एटम जो एंड पर जो भी होगा सेक्शन, उसी को मैंने खींचा, अब ये इससे जुड़ा हुआ है, इनके बीच में फोर्स डेवलप होंगे या नहीं? किस तरह से डेवलप होगा बोलो? अट्रैक्टिव फोर्स, तो इस पर अट्रैक्शन उधर होगा, ठीक है, इस पर इस तरफ, अच्छा इनके बीच में भी अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, और अल्टीमेटली इस एटम पर इधर फोर्स लगेगा, जिस पर वॉल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको संभाल के रखेगी, रेस्ट पर रखेगी। अब आप समझ सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स ने खींचा इसको इस तरफ, तो अंदर इंटरनल फोर्स डेवलप हो गया। देखो इंटरनल फोर्स डेवलप हो गए, वो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेंगे। अगर बाहर का डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का है तो क्या करेगा, रिजल्टेंट फोर्स अभी भी बाहर की तरफ लगेगा, और दूर जाएगा, ठीक है, और थोड़ा खींच जाएगा, और लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और बढ़ गए, वो बढ़ने के कारण उनके बीच का जो फोर्स है अगेन वो और बढ़ जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स और बढ़ेगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये लार्ज इंटरनल फोर्स,
ठीक है। तो अगर बाहर का फोर्स ज्यादा है तो वो और थोड़ा डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म होने के कारण अंदर का फोर्स और बढ़ जाएगा। एक समय आएगा जब इंटरनल फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। उस बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो डिफॉर्म्ड कंडीशन में रहेगा, इसके आगे फर्दर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन रुक जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो डिफॉर्मेशन के कारण इंटरनल फोर्स डेवलप हो गया। अब यदि मैं बाहर के एक्सटर्नल फोर्स को हटा दूं, इफ वी रिमूव द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, क्या होगा? सोचो इस बात की, इस एटम के साथ क्या होगा? बाहर का फोर्स हटा दिया तो इस पर ये फोर्स तो अभी भी लग रहा है। एक तरह से इसको ऐसा सोचो कि अंदर के स्प्रिंग तो स्ट्रेच करके छोड़ दिए, जैसे छोड़ोगे स्प्रिंग अंदर की तरफ जाएगा, वही वाली बात है। इस पर रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा तो वो अंदर की तरफ खींचेगा। तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं, व्हेन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है, इंटरनल फोर्स ट्राइज टू रीस्टोर द ओरिजिनल शेप एंड साइज। वो रीस्टोर करना चाहेगा, इसलिए इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, जो कि फिर से वापस उसी पोजीशन में लाना चाहता है जहां पर ये पहले था, ठीक है ना। तो जब बाहर का फोर्स हटाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स ट्राइज टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसको डिफॉर्म करो और डिफॉर्म करके छोड़ दो तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आना चाहेगा। दिस टेंडेंसी इज नोन एज इलास्टिसिटी। मेरी बात समझ रहे हो? जहां भी ये टेंडेंसी होगी वहां पे इलास्टिसिटी होगी, टेंडेंसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। और जितना स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएगा, जितनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी रिकवर करने की ओरिजिनल पोजीशन को, उतना हम कहेंगे कि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, उतना वो ग्रेटर इलास्टिक है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो दिस प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन एवरी सब्सटेंस। किसी भी फॉर्म में हो वहां पे इस तरह की प्रॉपर्टी होगी, कहीं पे वो इंटरनल फोर्स ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पर, उस फोर्स के बेसिस पर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो इसको बना लो और फिर एक स्टेटमेंट लिखो। यस, इंटर एटॉमिक फोर्स इज सिमिलर टू फोर्स ड्यू टू डिफॉर्म्ड स्प्रिंग, राइट? If an object is deformed, if an object is deformed by application of external force, object is deformed by application of external force, then relative position of atoms and molecules, relative position of atoms and molecules inside the object changes. Relative position of atoms and molecule inside the object changes. Because of that change, internal forces develop. Because of that change, internal forces develop, which opposes the external force, After some time, an equilibrium is set up. Where there is no further deformation. If now deforming forces are removed, then internal forces try to restore the original shape and size of object. This
then internal forces try to restore the original shape and size of object. ब्रैकेट में लिख लो आप उसको, रीस्टोरिंग फोर्स. इस नेचर के कारण उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है. ठीक है. दिस प्रॉपर्टी to restore the original position is property to restore the original position. पोजिशन मतलब मैं बोल रहा हूं शेप एंड साइज. ठीक है ना. restore the original shape and size is called elasticity. If an object is more elastic, then if an object is more elastic, then the magnitude of internal forces because of deformation is greater. The magnitude of internal forces because of डिफॉर्मेशन इज ग्रेटर. जहां पे ज्यादा इंटरनल फोर्स डेवलप होगा डिफॉर्मेशन करने पर, उस ऑब्जेक्ट की उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी रीस्टोर करने की, उतना ज्यादा वो इलास्टिक होगा. ठीक है. इस चीज को आगे मैं कंटिन्यू करूंगा.